हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोहनी के फ्रैक्चर के बारे में, मतलब एल्बो फ्रैक्चर के बारे में। नॉर्मली जब भी हम एल्बो फ्रैक्चर की बात करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई एक हड्डी नहीं होती, वहाँ पे 3 हड्डियाँ होती हैं। एक वो होती है जो आर्म की हड्डी होती है, मतलब जो ऊपर से आ रही होती है कंधे से, जिसको कि हम ह्यूमरस कहते हैं। और फोर आर्म्स की 2 हड्डियाँ, मतलब कि हमारे हाथ की 2 हड्डियाँ जिनको कि अल्ना और रेडियस कहते हैं। ये 3 हड्डियां मिलके बनाती हैं हमारा एल्बो या फिर हमारी कोहनी। और इसमें जो फ्रैक्चर होते हैं वो भी 3 तरह के रहते हैं। एक होता है इंटरकॉन्टाइलर। इंटरकॉन्टाइलर फ्रैक्चर का मतलब है कि वो फ्रैक्चर जो कि हमारी ह्यूमरस हड्डी के नीचे के भाग में हुआ है। दूसरा होता है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। वो फ्रैक्चर जो कि हमारी ह्यूमरस हड्डी के नीचे वाले भाग और शैफ्ट के बीच में हुआ है, उसको कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। और तीसरा होता है ओलिक्रोनॉन फ्रैक्चर, जो कि अल्ना नाम की हड्डी में होता है। तो नॉर्मली जब भी किसी को एल्बो में या कोहनी में चोट लगती है तो उसको तेज दर्द होता है हमारी एल्बो के पास। वहाँ पे सूजन आ जाती है, कभी कभी तो नील भी पड़ जाता है। पेशेंट को बहुत दर्द होता है, वो ना एल्बो सीधी कर पाता है ना मोड़ पाता है। कभी कभी तो फ्रैक्चर इतना ज़ोर से होता है कि वहाँ पे हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, जिसको कि हम विजिबल डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसमें कभी कभी नसें भी दब जाती हैं, जिससे कि हाथ में सुन्नपन, भारीपन हो सकता है और मरीज को हाथ हिलाने में बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तो अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर की हम बात करें, जो कि हमारी ह्यूमरस बोन के नीचे के भाग में होता है, तो नॉर्मली ये बच्चों में देखा जाता है। ये कभी कभी तो सिंपल होता है, जो कि डिस्प्लेस नहीं हुआ होता, और कभी कभी डिस्प्लेस्ड भी होता है। इस फ्रैक्चर में अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें नर्व इंजरी या ब्लड वेसल इंजरी के भी चांसेस रहते हैं। दूसरा, कॉमनली जो एडल्ट्स में या बड़े लोगों में देखने को मिलता है, उसको कहते हैं इंटरकॉन्टाइलर फ्रैक्चर, जिसमें कि जो अंदर की, मतलब जोड़ बनाने वाली हड्डी होती है, वो पार्ट इन्वॉल्व होता है ह्यूमरस बोन का। ये नॉर्मली रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होता है। इसमें मल्टीपल टुकड़े भी हो जाते हैं कभी कभी जोड़ के, और उससे जोड़ पूरी तरह से खराब हो जाता है। इससे जो जॉइंट का ओवरऑल मूवमेंट है उसमें दिक्कत पड़ती है। बाद में भी हो सकता है एल्बो पूरी तरह से सीधा ना हो। तीसरा फ्रैक्चर होता है ओलिक्रोनॉन फ्रैक्चर का, जो कि एल्बो टिप फ्रैक्चर के नाम से भी आम जनता में जाना जाता है। नॉर्मली तब होता है कि जब कोई डायरेक्ट इंजरी लग जाए एल्बो पे, जैसे किसी कड़क जगह पे जो हाथ हमारा लग जाता है, अगर कोहनी लग जाती है, उसमें भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। नॉर्मली अगर हम एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, उससे ये तीनों ही तरह के फ्रैक्चर्स आसानी से कंफर्म हो जाते हैं। ट्रीटमेंट वाइज अगर हम देखें तो जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, जो बच्चों में बड़ा कॉमन है, उसमें हमेशा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हम कहते हैं, जिसमें कि हम प्लास्टर लगाते हैं 3 से 4 हफ्ते का, और वो ठीक हो जाता है। अगर कोई डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसमें हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, खासतौर से बच्चों में, जिसमें कि हम पतले पिन या वायर डालते हैं और उससे फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। एडल्ट्स में होने वाला जो कॉमन फ्रैक्चर है, जिसे हम इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर कहते हैं, उसमें अक्सर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जोड़ खराब हो जाता है। उस सिचुएशंस में जो सर्जरी होती है उसे ORIF कहते हैं, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, जिसमें कि हम प्लेट स्क्रूज लगा के जो टूटा हुआ फ्रैगमेंट है उसको उसकी जगह पे बिठा के फिक्स कर देते हैं। कुछ हफ्तों के लिए प्लास्टर रखना होता है, फिर धीरे धीरे हम एल्बो का मूवमेंट शुरू करा देते हैं। ओलिक्रोनॉन फ्रैक्चर में भी नॉर्मली सर्जरी की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती, अगर डिस्प्लेस्ड है तभी पड़ती है। अगर डिस्प्लेस्ड है तो उसमें हम वायर से या प्लेट और स्क्रू से उसको फिक्स करते हैं। कोई भी फ्रैक्चर हो जो एल्बो के अराउंड हुआ है, तो नॉर्मली 6 से 8 हफ्ते लगते हैं उसको पूरी तरह से ठीक होने में, और फुल मूवमेंट स्ट्रेंथ आने में 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं। एल्बो फ्रैक्चर में सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, ताकि मूवमेंट पूरा आए और एल्बो में कोई स्टिफनेस ना रहे। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी एल्बो फ्रैक्चर हुआ है, मतलब कोहनी का फ्रैक्चर हुआ है, जो कि सुप्राकॉन्डाइलर हो, इंटरकॉन्डाइलर हो या ओलिक्रोनॉन हो, घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलें, और जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।